नमस्कार। जरा सोचिए, जब कोई अपनी आखिरी सांसें ले रहा हो तो उस पल में क्या होता होगा? क्या कोई दिव्य प्रकाश दिखता है या फिर कुछ और ही होता है? एमिली डिकिंसन की इस मशहूर कविता में वो आखिरी पल वैसा बिल्कुल नहीं है जैसी कोई उम्मीद करेगा। एक बहुत ही मामूली सी मक्खी आती है और सब कुछ बदल कर रख देती है। तो चलिए इस रहस्यमयी और कमाल की कविता की परतों को एक एक करके खोलते हैं। इस कविता की गहराई तक पहुंचने के लिए हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम कवयित्री और कविता की दुनिया को जानेंगे, फिर एक एक छंद को करीब से देखेंगे। इसके बाद कविता के असली मुद्दे यानी उसके केंद्रीय संघर्ष को उजागर करेंगे। फिर अलग अलग विषयों और व्याख्याओं की पड़ताल करेंगे और आखिर में समझेंगे कि इसका सबसे जरूरी संदेश क्या है। किसी भी रचना को पूरी तरह से समझने के लिए उसके पीछे की दुनिया और उसके बनाने वाले को जानना बहुत जरूरी होता है। तो आइए सबसे पहले सीन सेट करते हैं। ये हैं एमिली डिकिंसन। दुनिया उन्हें एक अकेले में रहने वाली रहस्यमयी महिला के तौर पर जानती थी, लेकिन उनके अंदर विचारों का एक ज्वालामुखी धधक रहा था। सोचिए, उन्होंने अपनी जिंदगी में करीब 1800 कविताएं लिखी, पर उनके जीते जी दुनिया ने उनमें से सिर्फ 10 ही देखी। उनका स्टाइल भी एकदम हटके था। वो व्याकरण के नियमों की ज्यादा परवाह नहीं करती थी। जहां मन किया कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल किया और अपनी लाइनों को रिदम देने के लिए डैश का एक जाल सा बुन देती थी। ये कविता 1862 के आसपास लिखी गई थी, पर छपी उनकी मौत के कई साल बाद। और इसकी बनावट बड़ी मजेदार है। ये हाई मीटर में लिखी है, मतलब इसकी लय चर्च में गाए जाने वाले भजनों जैसी है। अब देखिए, यही तो डिकिंसन का कमाल है। वो एक भजन का ढांचा लेती हैं जिसमें ईश्वर की बड़ाई होती है और उसमें एक ऐसी कहानी डाल देती हैं जो आस्था पर ही सवाल खड़े कर देती है ना? कमाल का विरोधाभास। ठीक है, तो बैकग्राउंड तो अब सेट हो गया है, तो अब देर किस बात की? चलिए सीधे कविता के अंदर उतरते हैं और इसके हर हिस्से को करीब से देखते हैं। विश्लेषण शुरू करने से पहले आइए एक बार पूरी कविता को सुनते हैं, ताकि इसका जो पहला असर है वो महसूस हो सके। I had a fly buzz when I died. The stillness in the room was like the stillness in the air between the heaves of storm. The eyes around had wrung them dry, and breaths were gathering firm for that last onset when the king be witnessed in the room. I willed my keepsakes, signed away what portion of me be assignable, and then it was there, interposed a fly, with blue, uncertain, stumbling buzz between the light and me. And then the windows failed, and then I could not see to see. तो कहानी सीधी सी है। कवयित्री अपनी मौत के पल का जिक्र कर रही है, जब एक मक्खी की भिनभिनाहट उस गंभीर माहौल में आकर सब कुछ बदल देती है। कविता की शुरुआत ही एकदम चौंकाने वाली है। जो कहानी सुना रहा है वो मर चुका है। वो मौत के उस पार से बोल रहा है। कमरे की खामोशी की तुलना तूफान के बीच की शांति से की गई है। मतलब ये कोई सुकून वाली शांति नहीं है, ये एक भारी तनाव से भरी खामोशी है, जैसे सब रो धोकर शांत हो गए हों और कुछ बहुत बड़ा होने का इंतजार कर रहे हों। यहाँ का माहौल इमोशनली बहुत थका हुआ है। डिकिंसन सिर्फ दी आईज अराउंड कहती हैं, यानी आसपास की आंखें। ये एक लिटरेरी डिवाइस है जिसे सिनेडॉकी कहते हैं, जहां एक छोटा सा हिस्सा पूरी चीज को दिखाता है। तो ये आंखें रो रो कर सूख चुकी हैं और सबके सब राजा यानी ईश्वर के आने का इंतजार कर रहे हैं। ये एक आदर्श ईसाई मृत्यु का सीन है, जहां आखिर में मोक्ष की उम्मीद की जाती है। और यहीं पर पूरी कविता पलट जाती है। बोलने वाले ने अपनी वसीयत पूरी कर ली है, दुनिया से अपने सारे रिश्ते नाते खत्म कर लिए हैं, सब कुछ तैयार है एक पवित्र विदाई के लिए। लेकिन देवदूतों या दिव्य प्रकाश की जगह क्या आता है? एक मामूली भिनभिनाती मक्खी। सोचिए, ये पवित्र और अपवित्र का सीधा टकराव है। एक महान आध्यात्मिक पल पर एक छोटी सी घिनौनी हकीकत हावी हो जाती है और आखिर में सब कुछ बिखर जाता है। मक्खी की वो नीली अनिश्चित लड़खड़ाती भिनभिनाहट बोलने वाले की चेतना पर कब्जा कर लेती है। फिर खिड़कियां विफल हो गईं, जो जाहिर है उसकी अपनी आंखों का प्रतीक है। और फिर वो आखिरी सबसे बेचैन कर देने वाली लाइन आती है, मैं देखने के लिए नहीं देख सकी। इसके दो मतलब हैं। एक तो उसकी आंखें बंद हो गईं, पर दूसरा ज्यादा गहरा मतलब यह है कि उसे वो आध्यात्मिक दृष्टि या ज्ञान भी नहीं मिला जिसकी उसे उम्मीद थी। रोशनी की जगह उसे मिला सिर्फ शून्य, सिर्फ खालीपन। तो इस पूरी कविता का निचोड़ क्या है? चलिए अब उस मुख्य संघर्ष को समझते हैं जो इस कविता को इतना शक्तिशाली बनाता है। कविता का पूरा सार आप कह सकते हैं इसी एक टकराव में छिपा है। राजा बनाम मक्खी,
राजा हमारी उम्मीदों का प्रतीक है, ईश्वर, मोक्ष, अमरता, और मक्खी कठोर वास्तविकता का प्रतीक है, शरीर का गलना, सड़ना और मौत का बायोलॉजिकल सच। तो जब ये मक्खी रोशनी और बोलने वाले के बीच आती है तो ये दिखाती है कि कैसे मौत के क्षण में आध्यात्मिक उम्मीद पर भौतिक वास्तविकता भारी पड़ जाती है। और इस केंद्रीय संघर्ष से ही कई बड़े विषय और व्याख्याएं निकलती हैं। आइए देखें कि इस कविता को और किन किन तरीकों से समझा जा सकता है। डिकिंसन अपना ये असर पैदा करने के लिए कई साहित्यिक उपकरणों का इस्तेमाल करती हैं। जैसा हमने देखा, यहाँ विरोधाभास है, आई कुड नॉट सी टू सी। सिनेस्थेसिया है, ब्लू स्टम्बलिंग बज, जहां आवाज को रंग से जोड़ा गया है, और उपमा तो है ही, लाइक द स्टिलनेस इन द एयर। ये सारे उपकरण मिलकर हमें उस मरते हुए इंसान के उलझे हुए, टूटते हुए अनुभव के अंदर खींच लेते हैं। तो इस कविता के मुख्य विषय क्या हैं? पहला, मृत्यु और नश्वरता, जिसे एक शारीरिक प्रक्रिया के रूप में दिखाया गया है, न कि किसी रोमांटिक घटना के तौर पर। दूसरा, असफल अपेक्षाएं, जहां एक दिव्य अनुभव की उम्मीद एक छोटी सी झुंझुलाहट से टूट जाती है। और तीसरा, मृत्यु के बाद के जीवन की अनिश्चितता, क्योंकि कविता स्वर्ग का कोई भरोसा नहीं दिलाती, बल्कि अंधेरे में जाकर खत्म हो जाती है। इस कविता की खूबसूरती ये है कि इसे कई अलग अलग नजरियों से पढ़ा जा सकता है। एक धार्मिक दृष्टिकोण इसे मोक्ष की निश्चितता पर एक चुनौती की तरह देखता है। एक अस्तित्ववादी दृष्टिकोण के हिसाब से मौत बस एक निरर्थक घटना है। एक नारीवादी दृष्टिकोण इसे पितृसत्तात्मक राजा की अस्वीकृति के रूप में देखता है, और एक यथार्थवादी नजरिया इसे जीवन के जैविक अंत का एक ईमानदार चित्रण मानता है। इस कविता के परेशान करने वाले लहजे को और गहराई से समझने के लिए इसकी तुलना डिकिंसन की ही एक और कविता बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ से करते हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों कविताएं कितनी अलग हैं। जहां फ्लाई में मौत एक परेशान करने वाली रुकावट है, वहीं दूसरी कविता में मौत एक शांत, विनम्र यात्रा है। एक कविता शून्य में खत्म होती है, दूसरी हमेशा हमेशा के लिए अमरता का वादा करती है। तो अब हम अपने इस विश्लेषण के अंत में आ गए हैं। आइए उन सबसे जरूरी बातों को संक्षेप में दोहराएं जो हमें याद रखनी चाहिए। आइए कुछ मुख्य बातों को जल्दी से दोहरा लें। जरूरी शब्द: हीव्स यानी इमोशंस का उफान, इंटरपोज्ड मतलब बीच में आ जाना, विंडोज जो आंखों का प्रतीक है, और कीपसेक्स यानी यादगार वस्तुएं। और मुख्य तथ्य: कविता 1896 में छपी, इसकी लय भजन जैसी है, और सबसे बड़ा विलन है एक नीली लड़खड़ाती मक्खी। तो अंत में एमिली डिकिंसन मरने की कला की पारंपरिक धारणा को पूरी तरह से उलट देती हैं। जहां राजा की उम्मीद थी, वहां एक मक्खी आ जाती है। जहां प्रकाश होना चाहिए था, वहां अंधेरा छा जाता है। यह कविता हमें याद दिलाती है कि आस्था की सबसे गहरी उम्मीदों पर भी प्रकृति की एक साधारण, कठोर सच्चाई भारी पड़ सकती है। और यह हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है: हमारे अंतिम क्षण में क्या हमारी आस्था जीतती है, या एक मक्खी की भिनभिनाहट?